बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि किस तरह न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस हमारी बॉडी में किसी भी इन्फेक्शन को, चाहे वो बैक्टीरिया का हो या वायरस का हो, उसको प्रिवेंट करती हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। इसकी भी हम थोड़ी सी डिटेल में जाके इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम एक टिश्यू ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक लिवर का टिश्यू ले लेते हैं, और लिवर के टिश्यू में ये एक सेल है जिसको हम कह रहे हैं हेपाटोसाइट। लिवर के सेल उसको हम हेपाटोसाइट कहते हैं। और हेपाटोसाइट में यहाँ पर एक माइक्रोब आ चुका है। इज़ अ माइक्रोब, ये हेपाटोसाइट्स के अंदर आ चुका है और इसने फॉर एग्ज़ाम्पल हेपाटोसाइट को इन्फेक्ट कर दिया है। तो अब ये नॉर्मल हेपाटोसाइट नहीं है, इन्फेक्टेड हेपाटोसाइट हो चुकी है। इन्फेक्टेड हेपाटोसाइट, दिस इज़ अ हेपाटोसाइट और ये है माइक्रोब। अब ये जब हेपाटोसाइट इन्फेक्टेड हो चुकी है तो इन्फेक्शन होने के बाद ये क्या करेगी, यहाँ पर एक ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद हैं। तो डेफिनेटली इसको हेल्प की ज़रूरत है। लेट्स सपोज़ एंड टेक एन एग्ज़ाम्पल कि माइक्रोब जो है हमारा ये एनिमी है। एनिमी यहाँ पर आके जब इसने हमला किया है तो डेफिनेटली इसको पुलिस बुलाने की ज़रूरत है, इसको पुलिस फ़ोर्स की ज़रूरत है। और हमारी बॉडी की जो पुलिस फ़ोर्स हैं डेफिनेटली वो WBCs हैं और न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस हैं। अब ये इन्फेक्टेड सेल हेल्प के लिए पुलिस को बुलाता है। अब ये पुलिस को बुलाएगा किस तरह, पुलिस को बुलाने का तरीका क्या होगा? जो पुलिस को बुलाने का तरीका होगा वो ये होगा कि ये सीक्रेट करेगा कुछ सब्सटेंसेस। अब वो सब्सटेंसेस कौन से हैं? ये सब्सटेंसेस इन्फेक्टेड सेल जो है वो ये रिलीज़ करेगा, और ये रिलीज़ होने के बाद ये जाके सिग्नल्स देंगे हमारे पुलिस फोर्स को, जो कि है न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। तो जब इनको सिग्नल मिलेगा तो इनको पता लग जाएगा कि ये जो सेल है ये इन्फेक्टेड सेल है और इसको मदद की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली ये जो WBCs हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, ये ब्लड वेसल्स के अंदर जो पोर्स मौजूद हैं छोटे छोटे, इससे माइग्रेट होकर निकल के जाएंगे यहाँ पर आके, और यहाँ पर आके इसकी फैगोसाइटोसिस करके इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। सो इनका जो निकलने का प्रोसेस है WBCs का, न्यूट्रोफिल्स का या मैक्रोफेजेस का, जो ब्लड वेसल्स से निकल कर बाहर आते हैं, इसको हम कहते हैं डायपेडेसिस। डायपेडेसिस, उनका ब्लड वेसल्स से निकल कर बाहर आ जाना। मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस हैं और दिस इज़ अ माइक्रोब एंड दिस इज़ अ इन्फेक्टेड सेल। इन्फेक्टेड सेल, तो ये डायबिटीज़ है। और जो सब्सटेंसेस ये रिलीज़ कर रहे थे उन्हें हम कह रहे थे कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस। कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस जो एज अ कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन काम कर रहे हैं बिटवीन द इन्फेक्टेड सेल एंड द न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। और ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस के थ्रू न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस का यहाँ पर आ जाना और इनकी हेल्प करना, इसे हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस बहुत आसान है। टैक्सिस मींस मूवमेंट एंड कीमो मींस केमिकल। तो केमिकल्स की वजह से जो मूवमेंट हो रही है उसे हम कह रहे हैं कीमोटैक्सिस। अब कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं जो सेल यूज़ कर सकती है, इन्फेक्टेड सेल। इट मे बी वायरल और बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। वायरल और बैक्टीरियल टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, यानी उन्हीं के टॉक्सिन्स को सेल हेल्प के लिए इस्तेमाल कर रही है, एज अ केमोटैक्टिक सब्सटेंस इस्तेमाल कर रही है। इट मे बी अ degenerative products of the infected cell, degenerative products। और एक सिस्टम होता है हमारी बॉडी में जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जो कि प्रोटीन्स का होता है। उसकी जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो भी एज अ कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस इस्तेमाल हो सकते हैं। सो कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम
तो ये हमारी बॉडी में एज अ केमोटैक्टिक सब्सटेंसेस इस्तेमाल हो सकते हैं. सो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ डायबिटीज, कीमोटैक्सिस, एंड दीज आर द कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस. आई होप यू गेट इट. नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं हम. नेक्स्ट स्टेप क्या है? दिस वाज द फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप बहुत ईजी है कि जब न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस जब ये पहुंच जाते हैं टिश्यू स्पेसिस के अंदर, टिश्यू स्पेसिस में, तो इनकी जो मूवमेंट होती है वो जस्ट लाइक अम्यूबा होती है. इस तरह एक अम्यूबा मूव कर रहा होता है, उसी तरीके से ये न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस मूव करते हैं. तो इसीलिए इनकी जो मूवमेंट होती है टिश्यू स्पेसिस की तरह, उसे हम नाम दे रहे होते हैं एमीबियाइड मूवमेंट. अमीबियाइड मूवमेंट. तो दिस इज़ द सेकंड स्टेप. फिर हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ. थर्ड स्टेप जो कि मेन है, जिसे हम फैगोसाइटोसिस कह रहे हैं, फैगोसाइटोसिस. और यहाँ पर हम फैगोसाइटोसिस की जगह एक और लफ्ज़ का इजाफा करते हैं फैगोसाइटोसिस से पहले, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए. हम कहते हैं यहाँ पर सेलेक्टिव फैगोसाइटोसिस. सेलेक्टिव फैगोसाइटोसिस, क्योंकि हमें सिर्फ फैगोसाइटोसिस नहीं करवानी. देखिए, फैगोसाइटोसिस तो अगर न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस आ गए तो हमारे नॉर्मल टिश्यू को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. और हमें नॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करवाना, बल्कि हमें सिर्फ माइक्रोब को डिस्ट्रॉय करवाना है. तो इसीलिए हम सेलेक्टिव फैगोसाइटोसिस का नाम दे रहे होते हैं. अब 3 मैकेनिज़म्स मेनली हमारी बॉडी में अल्लाह ने रखे हैं ऐसे, जो सिलेक्टिव फैगोसाइटोसिस करवाने में काम आते हैं. यानी जो सिर्फ माइक्रोब की डिस्ट्रक्शन करवाते हैं, इन्फेक्टेड सेल की डिस्ट्रक्शन करवाते हैं, नॉर्मल सेल की, नॉर्मल टिश्यू की डिस्ट्रक्शन नहीं करवाते. अब वो 3 मैकेनिज़्म कौन से हैं? देखिए, पहला जो मैकेनिज़्म है वो ये है कि जब भी नॉर्मल टिश्यू होगा, नॉर्मल टिश्यू, तो उसकी जो सरफेस होगी वो स्मूथ होगी. स्मूथ सरफेस. नॉर्मल टिश्यू की सरफेस स्मूथ होने का मतलब ये है कि जितनी भी स्मूथ सरफेसेज हैं हमारी बॉडी में नॉर्मल टिश्यूज़ की, तो वो फैगोसाइटोसिस नहीं होने देती. तो मैं यहाँ माइनस का निशान बना देता हूँ कि फैगोसाइटोसिस वो नहीं होने देंगी. नेगेटिव P, यानी नो फैगोसाइटोसिस. तो नॉर्मल टिश्यू की सरफेस स्मूथ है तो डेफिनेटली फैगोसाइटोसिस उसमें नहीं होगी. जो सेकंड मैकेनिज़्म है वो ये है कि नॉर्मल टिश्यूज़ में प्रोटीन कोड्स होता है उनकी सरफेस पे, प्रोटीन कोड्स. और ये प्रोटीन कोड्स भी प्रिवेंट करते हैं फैगोसाइटोसिस से, रेजिस्ट करते हैं फैगोसाइटोसिस को. और जो इन्फेक्टेड सेल हो जाएंगे तो उनमें ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी. स्मूथ सरफेस की जगह रफ़ सरफेस हो जाएगी, और प्रोटीन कोड्स भी लॉस हो जाएंगे, जिसकी वजह से फैगोसाइटोसिस में होगी. और थर्ड जो मैकेनिज़्म है वो है एंटीबॉडीज़ का, इम्यूनोग्लोबुलिन्स. ये डायरेक्टेड होती हैं अगेंस्ट दी स्पेसिफिक बैक्टीरिया, और वो स्पेसिफिक फैगोसाइटोसिस या फिर सेलेक्टिव फैगोसाइटोसिस करवाने में काम आती हैं. तो ये 3 मैकेनिज़्म ऐसे हैं जो हमारे फैगोसाइटोसिस में होते हैं, सेलेक्टिव फैगोसाइटोसिस में काम आते हैं करवाने में. सो दीज आर द 3 प्रोसेसेस. दैन हम नेक्स्ट चलते हैं. अब जो सेलेक्टिव फैगोसाइटोसिस हो रही होती है, सेलेक्टिव फैगोसाइटोसिस डेफिनेटली न्यूट्रोफिल्स भी कर रहे हैं और मैक्रोफेजेस भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों की फैगोसाइटोसिस में कुछ डिफरेंसेस होते हैं. अब वो डिफरेंसेस क्या क्या हैं? देखिए, यहाँ पर हम ले लेते हैं न्यूट्रोफिल्स एंड यहाँ पर हम लेते हैं मैक्रोफेजेस. न्यूट्रोफिल्स की जो फैगोसाइटोसिस होती है वो लेस पावरफुल होती है एज़ कम्पेयर टू मैक्रोफेजेस. लेस पावरफुल, और इसकी डेफिनेटली मोर पावरफुल. न्यूट्रोफिल्स, एक न्यूट्रोफिल तकरीबन 3 to 20 बैक्टीरिया की फैगोसाइटोसिस करवा सकता है. एक न्यूट्रोफिल तकरीबन 3 से 20 बैक्टीरिया की फैगोसाइटोसिस करवाता है, जबकि एक मैक्रोफेजेस आलमोस्ट 100 बैक्टीरिया की फैगोसाइटोसिस करवा सकता है. 2 डिफरेंस हो गए. तीसरा डिफरेंस ये है कि न्यूट्रोफिल्स सिर्फ स्मॉल पार्टिकल्स की फैगोसाइटोसिस करवाते हैं, जबकि लार्ज पार्टिकल्स की फैगोसाइटोसिस नहीं करवा सकता. और जबकि मैक्रोफेजेस लार्ज और स्मॉल दोनों तरह के पार्टिकल्स की फैगोसाइटोसिस करवा सकते हैं. लार्ज पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल RBC और मलेरियल पैरासाइट जो कि लार्ज हैं, इनकी न्यूट्रोफिल्स नहीं करवा सकता, लेकिन मैक्रोफेजेस करवा सकते हैं. मलेरियल पैरासाइट.
चौथा डिफरेंस क्या है? चौथा डिफरेंस ये है कि मैक्रोफेजेस के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है जो न्यूट्रोफिल्स के अंदर नहीं होती। वो ये है कि ये फेगोसाइटोसिस करवाने के बाद मंथ्स तक सर्वाइव कर सकता है। मंथ्स तक ये सर्वाइव कर सकता है आफ्टर फेगोसाइटोसिस, जबकि न्यूट्रोफिल्स ऐसा नहीं कर सकता। सो ये डिफरेंसेस थे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस के फेगोसाइटोसिस के दरमियान। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये इनगल्फ करते हैं। फेगोसाइटोसिस की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि फेगोसाइटोसिस होती क्या है। देखिए, फेगोसाइटोसिस को डिफ़ाइन करना बहुत आसान है। बेसिकली इट इज़ एन ईटिंग प्रोसेस, या फिर हम कह सकते हैं कि इंजेशन ऑफ offending agent, maybe a microbe, maybe a bacteria or virus, ingestion of offending agent by inflammatory cell, यानी it may be neutrophils, macrophages or any other inflammatory cell। इसको हम कह रहे होते हैं, this is called the phagocytosis। और ये phagocytosis किस तरह होती है? जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि ये न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस एमीबाइड मोशन होती है इनकी, एमीबा की तरह मूव करते हैं, तो फेगोसाइटोसिस भी इनकी एमीबा की तरह ही होती है। लेट्स सपोज दिस इज़ आवर न्यूट्रोफिल एंड ये है हमारा माइक्रोब। तो ये अपने सूडोपोडिया को माइक्रोब के सराउंडिंग में लेकर आते हैं और फिर इसको एमीबा की तरह पूरे सूडोपोडिया फैलाकर स्प्रेड करके इसको जो है वो अपने सेल के अंदर लेकर आ जाते हैं और फिर इसकी डिस्ट्रक्शन शुरू होती है। तो इस तरीके से ये माइक्रोब को अंदर लेकर आते हैं अपने सूडोपोडिया को स्प्रेड करके, ये प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद हम आते हैं कि जब माइक्रोब अंदर आ जाता है तो उसके बाद इसकी डिस्ट्रक्शन या किलिंग किस तरीके से होती है। लेकिन फिर एक स्टेप आता है, फिर जो काम करते हैं वो करते हैं एंजाइम्स, एक्शन ऑफ एंजाइम्स। इसके अंदर आने के बाद, यानी माइक्रोब के सेल के अंदर आने के बाद, यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि लाइजोसोम भी यहाँ पर मौजूद होता है, लाइजोसोम भी यहाँ पर मौजूद है। मेंशन कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। इसका लाइजोसोम, और जब माइक्रोब अंदर आ जाता है तो इसे हम कह रहे होते हैं इट इज़ अ फैगोसोम। अब फैगोसोम जब लाइजोसोम के साथ मिल जाता है, डेफिनेटली लाइजोसोम के अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद हैं, अच्छा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स दोनों में होते हैं, न्यूट्रोफिल्स के अंदर भी होते हैं प्लस मैक्रोफेजेस के अंदर भी होते हैं। लेकिन लाइपेस जो कि लिपिड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए है, ये सिर्फ मैक्रोफेजेस के अंदर होता है और न्यूट्रोफिल्स के अंदर ये नहीं होता। और लाइपेस स्पेशली किसको डिस्ट्रॉय करता है? ये करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को डिस्ट्रॉय सिर्फ मैक्रोफेजेस ही कर सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स नहीं कर सकते। तो हम बात कर रहे थे फैगोसोम और लाइजोसोम की। तो फैगोसोम और लाइजोसोम जब आपस में मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो फिर इसे हम नाम दे रहे होते हैं फैगोलाइजोसोम का, फैगोलाइजोसोम। और जहाँ पर ये प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम्स और लाइपेस अपना एक्शन करते हैं और प्रोटीन्स को और लिपिड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। सो ये था एक्शन ऑफ एंजाइम्स। लेकिन अभी तक सिर्फ प्रोटीन और लिपिड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, बैक्टीरिया किल नहीं हुआ, यानी एंजाइम्स का फंक्शन बैक्टीरिसाइडल नहीं था। तो बैक्टीरिसाइडल कौन लोग होते हैं? अब आते हैं हम एक्शन ऑफ एंजाइम्स के बाद एक्शन ऑफ, जो कि फाइनल स्टेप है और ये बैक्टीरिया को पूरा किल कर देगा, एक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, एक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और इनकी बैक्टीरिया को जो किलिंग करने की प्रॉपर्टी है, करैक्टरिस्टिक है, वो होने की वजह से हम इन्हें बैक्टीरिसाइडल भी कह रहे होते हैं, बैक्टीरिसाइडल, क्योंकि बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? इट मे बी अ सुपर ऑक्साइड आयन, इट मे बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट मे बी हाइड्रो ऑक्साइल आयन।
और एक और है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसे हम कहते हैं हाइपोक्लोराइड, जो कि माइलोपेरोक्सीडेस बनाता है। MPO मींस माइलोपेरोक्सीडेस। तो ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ये पूरी तरह से बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। लेकिन एक बैक्टीरिया ऐसा है जो कि रेजिस्ट कर जाता है इनके एक्शंस को, और वो बैक्टीरिया कौन सा है? और वो बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, MTB, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि रेजिस्ट कर जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को। और इसीलिए जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की डिज़ीज़ है वो क्रॉनिक फेज़ के अंदर चली जाती है। उसकी जाने की वजह क्या है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के जो एक्शन है, किलिंग एक्शन है, उसको वो रेजिस्ट करता है और वो फंक्शन नहीं होने देता। इसलिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की डिज़ीज़ क्रॉनिक फेज़ के अंदर चली जाती है। सो दिस वाज अबाउट दी फैगोसाइटोसिस, कि किस तरह न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस मिलके फैगोसाइटोसिस करवाते हैं और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे जितने भी लेक्चर्स अपलोड हों वो आपको आसानी से मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।